I found job. You usually classify for some family. What is work for you? आप अपने आप को म्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, आ जाइए, 3 बजे आने भी लगते हैं। मैं उसको भी मैसेज कर रही हूँ। क्लास स्टार्ट हो गई है। जो जी। जी, जैसे वो प्रोसेस होगी ना, मैं डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी और ईमेल भी कर दूंगी। जी, ये मैं आपकी क्लास में हूँ, बची नहीं है। मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ फॉरवर्ड करना। तो ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? So just wait for like couple of minutes or so, then we shall start. Aiza, are you with us?
आइए स्टडी एट जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ना, तो उसकी कंटिन्यूएशन में आज एक और क्लास कर रहे हैं। सर अगर आप क्लास में हैं तो थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कुछ बोलेंगे, मुझे बस चेक करना है कि मेरे हैंडसेट करें तो नहीं करें। क्या बोल रहे हो, क्या क्योंकि बोल मुझे रहे हो? आपकी तुम्हारी आवाज़ आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही। क्या बोल रहे हो? हम लोग 5 से 10 मिनट इंतजार करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जी ये सेकंड क्लास है। वॉइस क्वालिटी तो सही है उज़ैर, किसी को आवाज में मसला आ रहा है? किसी को आवाज में इशू आ रहा है?
अच्छा सर, सो shall we start? अच्छा जी, आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम। लास्ट सेशन में वी हैड अ डिस्कशन होना। अच्छा, मुझे आप लोग क्विकली बता दो, एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ आप लोग सबको आ रही है ना? चलो, इट्स गुड टू हेयर, इट्स गुड टू हेयर। अच्छा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है वो बात की थी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि भाई इंटेंजिबल्स होते क्या हैं, और आप कब इंटेंजिबल्स को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एसेट। फिर हमने बात की कि सर आप इनिशियली इंटेंजिबल्स को किस वैल्यू पर मेजर करते हैं। फिर हमने बात की कि सर इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर करने के या परचेज करने के कितने तरीकाए कार हैं। ठीक है ना? तो उसमें हमने देखा कि इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर करने के 4 से 5 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पैसे दिए और परचेज कर लिया, या आपने पुराना कोई एसेट दिया, बार्टर के थ्रू जो है आपने परचेज कर लिया। सही है। एक एसेट दिया और उसके अगेंस्ट दूसरा एसेट ले लिया। या फिर आपने एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब पूरी कंपनी आप खरीद रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, वन ऑफ द वे, अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन आप पूरी कंपनी खरीद रहे हो, तो आपने कंपनी के साथ साथ जाहिर सी बात है उसके अमंग अदर एसेट्स आपने इंटेंजिबल जो है वो भी खरीद दी है। ये तीसरा तरीका है जो कि आप डिटेल में FR2 में पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ ओवरव्यू है। फिर आपने जो है इंटेंजिबल्स को चौथा तरीका ये है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट के अगेंस्ट जो है इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर किया। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर्चुनेटली आपके कोर्स में है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया होगा। जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है वो लेक्चर मेरा गवर्नमेंट ग्रांट का देख लिया होगा, उसमें डिटेल में मैंने जो है गवर्नमेंट ग्रांट में बात की है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, आई एम श्योर के अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ लिया होगा। स्टिल इफ देयर इज एनी इशू, सो आई एम ओपन टू डिस्कशन। पांचवा और अहम तरीका जो कि इस टॉपिक का, IS 38 का मेन एरिया ऑफ कंसर्न है, वो है इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनली जनरेटेड एसेट्स जो हैं उनका आप क्या ट्रीटमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हो किसी केमिकल की, किसी फार्मूला की। सो हाउ यू आर गोना वैल्यू दैट एसेट। अब जब आप इन हाउस डेवलपमेंट करते हो तो उसमें 10 किस्म के जो है आपके अखराजात होते हैं। रिसर्च होती है, आप बाजू का जो है वो रिसर्च कर रहे होते हो, मार्केट डायनेमिक्स देख रहे होते हो, बहुत सारे किस्म की जो है खर्चे होते हैं। तो क्या आप हर खर्चे को आप कैपिटलाइज करोगे, या आप कुछ चंद एक स्पेसिफिक खर्चों को कैपिटलाइज करोगे? तो हमने ये बात देखनी है। ठीक है ना? ये इसकी जो है वो समरी है। ठीक है। जो क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के हवाले से पीपी में इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ था, बट मैं यहाँ भी जो है वो तुम लोगों को बता देता हूँ, एक दफ़ा हेल्प आउट कर देता हूँ। सही है। सर, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, अक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, सर इसका क्या मतलब है? इसको समझा देता हूँ कि सर आपने पुराना एसेट जो है वो दिया, कोई अपना एक एसेट दिया और आपने नया एसेट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी थी, मोटर व्हीकल थी, लेट्स से मेरे पास कोरोला थी, और मुझे जो है सेप फोर हाना खरीदना था, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो मैंने अपनी कोरोला जो है वो सेप कंपनी के लोगों को बेची और उनसे सेप फोर हाना ले लिया। सही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। एक मिनट यार बच्चों। अच्छा जी, ये किसी बच्चों के हाथ में कीड़े काट रहे हैं, तो वो जो है कभी अंडे बना रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या निशानात बना रहे हैं, तो मैं वो जो है मैंने बोला वो कीड़े ही मार दें, एनोटेशन जो है वो ऑफ कर दें। अच्छा जी, अक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, सर अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल जो है मैं दे देता हूँ कि मुझे जो है क्या कहते हैं कि मुझे कोई केमिकल फार्मूला परचेज करना था, तो मैंने केमिकल फार्मूला जो है वो परचेज करने के लिए जो है अपना कोई दूसरा एसेट दे दिया, कोई प्लांट मैंने बेच दिया। ठीक है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अब आप जो नया एसेट आप खरीद रहे हो और पुराना एसेट दे रहे हो, बेच रहे हो, और उस पुराने के अगेंस्ट नया एसेट खरीद रहे हो, तो आप अपने नए एसेट को किस वैल्यू पर मेजर करोगे? या तो जो आपने पुराना दिया है उसकी वैल्यू पर, या जो आपको नया मिल रहा है उसकी वैल्यू पर। तो सर किस वैल्यू पर आप जो है अपने एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे?
तो स्टैंडर्ड बोलता है कि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के केस में ये रूल आपने याद रखना है। ये रूल आपने याद रखना है कि आप अपने नए एसेट को किस वैल्यू पर मेजर करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप नया एसेट खरीद रहे हो और पुराना एसेट दे रहे हो, सही है ना, पुराना एसेट, अब इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट मी ओपन अप द एक्सेल शीट फॉर ऑल ऑफ यू, फिर हम बात करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन विद मी। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एग्जाम्पल। अब अज्यूम करें, परचेज्ड एसेट फेयर वैल्यू है 100 रुपए। सोल्ड एसेट फेयर वैल्यू है 120 रुपए। और सोल्ड एसेट बुक वैल्यू है, लेट से 50 रुपए। बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट जो भी आप कह दो, आई एम श्योर आपको इन दोनों में फर्क पता है। सही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अब स्टैंडर्ड बोलता है, देखो आप, एज अ जनरल रूल याद रखो, जो नए एसेट की आपकी फेयर वैल्यू होगी, जो नए एसेट की फेयर वैल्यू होगी, वो जो आप एसेट बेच रहे हो उसकी फेयर वैल्यू होगी। मतलब केस 1, इफ इफ डिस्पोज्ड एसेट fair value is given, then book new asset at fair value of disposed asset। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, आपको अगर तो जो आप एसेट बेच रहे हो उसकी फेयर वैल्यू पता है, तो आप नए एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पर बुक करो। इसका मतलब जो न्यू एसेट है वो कितने पर बुक होगा, जल्दी से बताओ। न्यू एसेट कितने रुपए पर बुक होगा, जल्दी से बताओ। न्यू एसेट कितने रुपए पर बुक होगा? 120 रुपए पर। सही है ना? ये 120 रुपया कौन सा है? जो पुराना एसेट है उसकी फेयर वैल्यू पर। ये बहुत अहम चीज है जो मैं बता रहा हूं। अच्छा जी, ओल्ड एसेट कितने से क्रेडिट होगा? जल्दी से बताओ, ओल्ड एसेट कितने से क्रेडिट होगा? नहीं ना, आप तो बुक वैल्यू पर रखते हो ना। आप तो बुक वैल्यू पर रखते हो। आप तो बुक वैल्यू पर रखते हो, और बाकी क्या हो गया आपका? गेन हो गया। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? मानते हो या नहीं मानते? आपने तो बुक वैल्यू पर रखा होगा ना। आपने तो बुक वैल्यू पर रखा होगा। मानते हो या नहीं मानते? नहीं नहीं, फेयर वैल्यू इज रिलायबली मेजर तो है, बट आप रखते तो बुक वैल्यू पर हो ना। अगर आप बोलते हो नहीं सर हमने तो फेयर वैल्यू पर रखा था, तो फिर आप इधर 100 रख दोगे, मसले वाली बात नहीं है। केस 2, सर अज्यूम करो कि अगर तो पेपर में लिखा हुआ होता है कि भाई आपका जो डिस्पोज्ड एसेट है उसकी फेयर वैल्यू गिवन तो है, बट न्यू एसेट की फेयर वैल्यू वो ज्यादा रिलेवेंट है। इफ न्यू एसेट फेयर वैल्यू
is more reliable, or there is significant difference in fair value of new and old asset, then book new asset at fair value of new asset। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। अब अज्यूम करें कि फेयर वैल्यू जो है, अज्यूम करें, अज्यूम फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 150। सोल्ड एसेट फेयर वैल्यू जो है वो 120 है, या इसको 150 की जगह 170 कर देते हैं। सही है। ये केस टू हो गया आपका। अगर तो सर आपका स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो, या तो लिखा हुआ होगा कि फेयर वैल्यू जो है नए एसेट की वो ज्यादा रिलायबल है, या फिर पुराने और नए एसेट की फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड बोलता है फिर आप अपने एसेट को बुक करोगे नए एसेट की फेयर वैल्यू से। ठीक है। तो अब आप एंट्री क्या पास कर लोगे? न्यू एसेट डेबिट 150 से, 170 से, ओल्ड एसेट 50 से, और गेन आपका कितने का हो गया? 120 का। जबरदस्त उजैर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? केस थ्री, केस थ्री। अगर तो सर फेयर वैल्यू पता ही नहीं है दोनों की। केस थ्री, नो फेयर वैल्यू इज गिवन, फेयर वैल्यू पता ही नहीं है। देन बुक न्यू एसेट विद कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। सर अगर फेयर वैल्यू पता ही नहीं है फिर क्या करोगे? फिर आप नए एसेट को कितने से बुक करोगे? जो पुराने एसेट की बुक वैल्यू होगी उसी से ही बुक कर लोगे। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? आर वी क्लियर? ये तीन केसेस आप लोगों ने याद रखना है। सर पहला सिनेरियो, पहला सिनेरियो, आइज आप हमारे साथ हो। पहला सिनेरियो कि सर आप अपने एसेट को जो जी है, सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ये पीपीई का भाई है, ये पीपीई का भाई है। जिससे मैंने अपनी पहली क्लास में बोला था ना, ये पीपीई का भाई है। तो सर याद रखो, एक्सचेंज के केस में तीन केसेस आपने याद रखने हैं। जो आप बेच रहे हो उसकी फेयर वैल्यू से नए एसेट को बुक करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नए एसेट की फेयर वैल्यू और पुराने एसेट की फेयर वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस है, और तुम्हारे केस में पेपर में लिखा हुआ होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप नए एसेट को नए एसेट की फेयर वैल्यू से ही बुक करोगे। और अगर लेट से आपको दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, तो फिर जो एसेट आप दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू से नए एसेट को बुक करोगे। ये तीन केसेस हैं जो आपने याद रखना है। आगे बढ़ सकते हैं। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल देना। सही है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब सर हम देख लेते हैं इंटरनली जनरेटेड एसेट्स के हवाले से। इंटरनली जनरेटेड आइटम्स। सर इंटरनली जनरेटेड आइटम्स आपकी दो किस्म की हो सकती हैं। बहुत अहम चीजें जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। या तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होगी। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो कभी रिकॉग्नाइज होती ही नहीं है। याद रखना, ये एक्सपेंस आउट होती है। गुडविल कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होती। आप अपनी इज्जत खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करते। इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होती। याद रखना, इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होती। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अच्छा यार, अब एक मैसेज आया, मैं जरा देख लेता हूँ। सर नो, नॉर्मली समझाऊंगा।
नहीं, FR2 में नहीं आएगा, FR2 में नहीं आएगा, आई डाउट। अच्छा यार, अब सर याद रखो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल के अलावा आपके 10 किस्म के और एसेट्स भी हो सकते हैं जो आप डेवलप करते हो। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला हो गए, इन हाउस सॉफ्टवेयर की आपकी डेवलपमेंट हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। अब सर इंटरनली जनरेटेड गुडविल याद रखो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल के अलावा आपके जो एसेट्स होते हैं, अब वो दो फेजेस में टूटते हैं। सही है। अब देखो, इंटरनली जनरेटेड जब भी मैं एसेट अगर डेवलप करूंगा तो याद रखना वो दो स्टेप्स में टूटते हैं। सबसे पहले तो मैं उसकी रिसर्च करूंगा, और जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर उसकी डेवलपमेंट फेज की तरफ जाऊंगा। ये दो स्टेजेस हैं जो आपने याद रखने। इंटरनली जनरेटेड एसेट्स जब भी आप डेवलप करते हो तो आपके दो फेजेस के अंदर वो डेवलप होता है। सबसे पहले तो आप उसकी रिसर्च करते हो, और जब आप रिसर्च कर लेते हो, रिसर्च में कामयाब हो जाते हो, तो उसके बाद जो है फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। जैसे मैं अगर बताऊं सोने की बात, सोना जो है गोल्ड, आपको पता है गोल्ड जो है आपका बाकायदा आर्टिफिशियली डेवलप होने का फॉर्मूला बन गया था। बट रिसर्च जब की तो पता चला वो इतना महंगा है कि वो तो आपका जो असली सोना है उससे ज्यादा उसकी कीमत जो है वो बन जाती है। तो फिर इसलिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, वरना सोने की जो है आपको जो है फॉर्मूला सोने का ड्राफ्ट वो दरियाफ्त हो चुका था। इसी तरीके से सर आप काफी ऐसे एसिड्स बनाते हो, काफी ऐसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हो, जो रिसर्च जब आप करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये डुएबल नहीं है। सही है। ये इंसानियत के लिए खतरा होगा, ये इंसानियत के लिए खतरा नहीं तो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होगा, फाइनेंशियली फिजिबल नहीं तो ये जो है लेट्स से लीगली फिजिबल नहीं होगा, ये लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इट कुड बी एनी रीजन। तो सर याद रखो इंटरनली जनरेटेड एसिड जो हैं, इंटरनली जनरेटेड एसिड जो हैं उसके दो फेजेस हैं। एक है रिसर्च फेज, जिसमें आप उस एसिड्स की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो उस चीज को बनाने की। और दूसरा है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज क्या होता है? डेवलपमेंट फेज के अंदर आपने जो रिसर्च में चीजें सीखी होती हैं उसको आप इंप्लीमेंट करके एसिड को डेवलप करते हो। अब सर इनके ये तो आपने बता दिया, अब इसके सर रूल्स क्या हैं? रिसर्च में भी खर्चा हो रहा होगा, डेवलपमेंट में भी खर्चा हो रहा होगा, इनके अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं? तो सर रूल्स याद रखो। रिसर्च और डेवलपमेंट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। सर एक बेसिक सा रूल आपने याद रखना है। रिसर्च फेज उसमें जितना भी खर्चा होगा वो सब का सब एक्सपेंस आउट होगा। रिसर्च फेज में जितना खर्चा होगा वो सब का सब एक्सपेंस आउट होगा। सर दूसरा फेज है डेवलपमेंट फेज, इट्स एन एडवांस स्टेज। इसमें आपने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो है अपनी नॉलेज गेन की होती है रिसर्च फेज में उसको आप अप्लाई करते हो, ताकि आप जो है उस एसेट को बना सको। अब डेवलपमेंट फेज स्टैंडर्ड बोलता है डेवलपमेंट फेज में जो भी खर्चा होता है तो आप देखो क्या वो छह बातों को पूरा कर रहा है। अगर तो वो छह बातों को पूरा कर रहा है तो आप डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करोगे। अगर एक भी बात पूरी नहीं कर रहा तो आप डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंस आउट करोगे। अब वो छह बातें क्या हैं? आए सर वो छह बातें हम लोग क्विकली देख लेते हैं। वो छह बातें क्या हैं वो आए हम क्विकली देख लेते हैं सर। सर ये लिखे हुए हैं। नंबर वन, द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द एसेट। सर आप जो डेवलप कर रहे हो क्या वो टेक्निकली फिजिबल है? अगर तो टेक्निकली फिजिबल है तो ये पहला क्राइटेरिया है। नंबर टू, द इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट एंड टू इधर यूज और। नंबर टू, जो आप एसेट डेवलप कर रहे हो क्या आपको इरादा भी है कि उसे कंप्लीट करोगे, या शुगलखोरी के अंदर मस्ती के अंदर जो है आपने वो बनाना शुरू किया है? नंबर तीन, द एबिलिटी टू यूज और सेल द एसेट। सर क्या आपकी काबिलियत भी है कि आप उस एसेट को यूज या सेल कर सकोगे? नंबर चार, हाउ द एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आप ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाओगे भाई, क्या आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट से ले पाओगे? अब पता चले आपने जो है वो बना तो लिया। अब इसकी ऐसी एग्जांपल है कि आपने जो बिरयानी की, आप जो है सिंधी बिरयानी बनाना चाह रहे हो। अब आपने बिरयानी बना तो ली बट पता चला कि वो खाते ही जो है वो बंदे को उल्टियां होती हैं, तो आप उसे फायदा तो नहीं ले सकते।
ये आपने कोई केमिकल बना तो लिया, दवाई आपने बना तो लिया, मगर वो दवाई जो है उसका रिएक्शन ही गलत होता है। सही है ना? तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकती। नंबर 5, द एडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेस, टेक्निकल, फाइनेंशियल। सर आप जो एसिड बना रहे हो, क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है? क्या वो फाइनेंशियली वायबल है? क्या वो टेक्निकली वायबल है? जिसे गोल्ड का फॉर्मूला तो बन गया, बट गोल्ड जो है उसको बनाना आर्टिफिशियली वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इसी तरीके से द एबिलिटी टू रिलायबली मेजर द कॉस्ट ऑफ द, क्या आप उस एसिड की कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो? ये 6 बातें अगर तो किसी भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में पाई जाएंगी, तो आप उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करोगे। अदरवाइज आप उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस आउट करोगे। वो 6 बातें क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू यूज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डेमोन्स्ट्रेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से फाइनेंशियल वायबिलिटी, और नंबर 3, कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजरेबल। ये 6 बातें अगर होंगी तो आप उस डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करोगे, वरना उसे भी एक्सपेंस आउट करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनली जनरेटेड एसेट जो है उसके 2 फेज हैं। नंबर 1 रिसर्च फेज, और नंबर 2 डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज के जो भी खर्चा होगा रिसर्च फेज का, उसको क्या करोगे जल्दी से बताओ? रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होगा उसको क्या करोगे? एक्सपेंस आउट। एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट फेज के खर्चे को आप वैसे तो एक्सपेंस आउट करोगे, बट अगर वो 6 बातें अगर ये पूरी करता है वो खर्चा, तो फिर आप उसे कैपिटलाइज करोगे। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, अभी एक सवाल है, मैं चाहूंगा जल्दी से अटेम्प्ट कर लो ये। जल्दी से अटेम्प्ट करके मुझे आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ मुझे। शाबाश। सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ मुझे। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी, छेती छेती। हाँ भाई, आंसर बता रहे हो नहीं बता रहे? जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे, सो दैट वी कैन मूव ऑन। आइजा हमारे साथ हो या नहीं हो? जी सर, मैं हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? जी जी आ रही है। अच्छा यार, बस बाकी बच्चे भी कर लें आंसर, जल्दी जल्दी बताएं उजेर की तरह, फिर हम बात करते हैं।
सर ये पॉइंट नंबर 3 में। करवा दूं? आए मैं जल्दी से पढ़ लूं। Leb Limited began researching and developing a wireless modem, one which truly didn't have any wires, something they planned to call the less wire wireless. The following is a summary of the cost that the R&D department incurred each year. अब इन्होंने ये खर्चे किए हैं 2001 में 1,80,000, 2002 में 1 लाख, 2003 में 80,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अच्छा हमें एंट्रीज बनानी थी। आई डोंट नो तुम लोगों ने एंट्रीज क्यों नहीं बनाई है, तुम लोगों ने मुझे जो है आंसर दे दिया, एंट्रीज नहीं बनाई है। द कॉस्ट लिस्टेड अबव वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट ईच ईयर। अब ये बोलता है भाई जो है क्या कहते हैं, ये जितने भी खर्चे हुए हैं ये ये बराबर के हुए हैं एक साल के अंदर। अगर लेट से 2001 में 1,80,000 है, तो तुम लोग परेशान हो सकते हो कि सर हो सकता है जनवरी में कुछ और हुआ हो, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। तो सर ये लाइन जो लिखी हुई है ना, द कॉस्ट लिस्टेड अबव वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट ईच ईयर, इसका मतलब है कि हर महीने में बराबर के खर्चे हुए हैं। अगर 1,80,000 है तो 1,80,000 को डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो इसका मतलब ये हर महीने 15,000 का खर्चा हुआ है। सही है ना? तो ये लाइन जहां भी सवाल में लिखी हुई है इसका मतलब ये होता है कि सर आपने जो है 12 महीनों में इक्वल एक्सपेंडिचर किया है। बोलता है इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2001। बोलता है ये जो 2001 में जो कॉस्ट है ना, आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 60,000 दैट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। बोलता है ये 60,000 जो है ना, ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ही नहीं, तो 1,80,000 में से 60,000 तो स्ट्रेट माइनस कर दो, वो तो एक्सपेंस आउट होंगे। द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर वर डेडिकेटेड टू रिसर्च। तो शुरू के जो 2 महीने का खर्चा है वो तो रिसर्च फेज है, वो भी आपका जो है एक्सपेंस आउट हो जाएगा। देन डेवलपमेंट बिगेन फ्रॉम 1 मार्च 2001, बट ऑल 6 क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट वर ओनली मेट ऑन 1 अप्रैल 2001। बोलता है कि जो है मार्च में तो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया, बट जो 6 क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के वो अप्रैल से जो है पूरा होना शुरू हुए। तो मार्च के महीने का भी जो है आप ऑल्दो वो डेवलपमेंट के फेज का खर्चा है, बट वो भी एक्सपेंस आउट होगा। फिर अप्रैल से लेके दिसंबर 2001 तक, मतलब 9 महीनों तक का जितना भी खर्चा है वो सब का सब कैपिटलाइज होगा। सर 2001 की एंट्री क्या पास होगी? 2001 की एंट्री आपकी होगी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डेबिट 60 से, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट वो आप डिवाइडेड बाय 12 करके, अज्यूम कर रहा हूँ एक महीने का 15 आ रहा है, वो देख लेना कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट
डेबिट, और 1,80,000 से 2001 का क्रेडिट कर देंगे। एंट्री अभी देख लेते हैं। 2002 में बोलता है इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2002 आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डेवलपमेंट फेज जो है कैपिटलाइज होगा। इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2003 आर ट्रेनिंग कॉस्ट of 30,000 that are directly attributed to the research and development process in preparation for completion of the development. Certain employees were trained on how to operate the asset. तो मुझे बताओ ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ये कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी? ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ। नहीं होगी, हराम है, हराम हराम। तो आए सर इसकी एंट्री को देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डेबिट 60,000, रिसर्च एक्सपेंस 20,000, सही है। 1,80,000 माइनस 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, सही है ना। एक महीने का कितना आ गया 10,000, तो 2 महीने का 20,000। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस 10,000, और डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट ये 90,000, और बैंक क्रेडिट 1,80,000। मानते हो या नहीं मानते? 2001 की एंट्री क्लियर है? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फचूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई टेंशन, मुझसे बात करो। फिर 2002, 2002 पूरा का पूरा एसेट बुक होगा, डेवलपमेंट एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट 1,00,000 से। फिर 2003 ट्रेनिंग एक्सपेंस 30,000 से डेबिट, डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट डेबिट 50,000 से, और बैंक क्रेडिट 80,000 से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फचूर, कोई परेशानी? इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। क्वेश्चन की भी ग्रुप पे डाल दो पिक्चर, और इसकी भी डाल दो जल्दी से, क्वेश्चन की भी पिक्चर डाल दो जल्दी से। ले ली पिक्चर? पिक्चर ले ली? इसकी भी पिक्चर ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, सॉल्यूशन की भी डाल दो जल्दी से, छेती छेती, छेती छेती। और ये कमेंट किसी को पढ़ने हैं तो कमेंट पढ़ लो जल्दी से, जल्दी से कमेंट पढ़ लो, जल्दी से कमेंट पढ़ लो, शाबाश, जल्दी से कमेंट पढ़ लो, इसकी भी पिक्चर डाल दो। पढ़ लिया? कमेंट पढ़ लिया? आगे बढ़े। भाई आगे बढ़े।
अच्छा यार, ये वाला एक क्वेश्चन है, जरा अटेम्प्ट करते हो जल्दी से। हेनरी, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी, छेती छेती। बल्कि ये इधर से अटेम्प्ट कर लो, स्टडी टेक्स्ट से अटेम्प्ट कर लो, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। सिर्फ एक मूवमेंट बना के मुझे दे दो, ओपनिंग से क्लोजिंग की, जल्दी से बना के दे दो, शाबाश। जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल देंगे, जल्दी जल्दी, छेती छेती। कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो ये हेनरी वाला क्वेश्चन? जल्दी से कर लो, फिर हम आगे बढ़ें। कोई फॉर्मेट नहीं है, टी अकाउंट की फॉर्म में बना दो। टी अकाउंट की फॉर्म में बना दो, मुझे बस क्लोजिंग निकाल के दे दो। वो तो सही करवाना मेरा काम है। सिर्फ एक जो है ना ओपनिंग जो है उसमें एडिशन ऐड कर दो, डिस्पोजल, कोई फॉर्मेट नहीं रखो, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसा तैसा आता है वैसा करो। मैं करवा दूं? मैं करवा दूं?
चलो यार मैं करवा देता हूँ। अब इसको बहुत गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर बोलता है ड्यूरिंग 2005, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, शो मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005। हमें 31 दिसंबर, अच्छा मुझे ये बताओ, मैं एक्सेल में करके बताऊं या फिर जो है ऐसे ही तुम्हें आंसर जो है वो दिखा दूं तो चलेगा, उसकी कमेंट्री कर दूं? व्हाट डू यू से? क्या बोलते हो? मेरे ख्याल से जस्ट टू सेव द टाइम ऐसे ही दिखा देता हूं ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है ना? जब डिस्क्लोजर वाला होगा तो वो फुल फ्लेज करवा दूंगा। बोलता है 3 प्रोजेक्ट थे। 1 मिनट रुकना। प्रोजेक्ट ए, बोलता है प्रोजेक्ट ए जो है वॉज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2004, 2004 के एंड में कंप्लीट हो गया था। डेवलप्ड एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2005 वो 4,12,500। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंटेंजिबल का ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा जी, 4,12,000 जो है ये ओपनिंग है। सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर फर्स्ट एक्सपेक्टेड टू अराइज इन 2005। बोलता है ये जो हमने खर्चा किया है 2004 में, जो कि 2005 का जो है ओपनिंग बैलेंस बन रहा है, इसकी वजह से 2005 में 1 लाख का फायदा होगा, 2006 में 3 लाख का फायदा होगा और 2007 में 2 लाख का फायदा होगा। सो इफेक्टिवली इस एसेट की जो लाइफ है वो कितनी है? लाइफ इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स हैं 1 लाख, 3 लाख और 2 लाख। टोटल जो सेविंग्स हैं एक तरीके से वो हैं पूरे 3 सालों में, वो हैं आपकी 6 लाख। उसमें से 2005 में फायदा हो गया है 1 लाख का। सही है। तो हम 1 लाख के हिसाब से जो है इसके ऊपर अमोटाइजेशन या तुम्हारी जबान में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, 4,12,000 का खर्चा किया, उसमें से 1 लाख का फायदा ले लिया 6 लाख में से, तो फिर उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली कम हो जानी चाहिए। प्रोजेक्ट बी कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 56,000। In addition to these costs, a machine was purchased on 1 April 2005 for rupees 30,000 to be used on the project। सर ये जो मशीन है जो 30,000 की खरीदी है, ये पीपीई या इंटेंजिबल है? सर ये तो पीपीई है, तो ये 30,000 पीपीई में रिकॉग्नाइज होगा। दिस मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल और ये 5 सालों पे डेप्रिशिएट होगी। At the end of 2005, there were still uncertainties surrounding the completion of the project। बोलते हैं 2000, ये जो प्रोजेक्ट बी हमने स्टार्ट करा था ना, जिसमें 56,000 का हमने खर्चा किया था, सही है, इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर अभी तक जो है सर्टेनिटी नहीं है, हमें नहीं पता ये पूरा होगा या नहीं। तो ये 56,000 क्या होगा? ये एक्सपेंस आउट होगा, ये आपका एसेट के तौर पे कैपिटलाइज नहीं होगा। अलबत्ता ये 30,000 कैपिटलाइज होगा, ये 30,000 कैपिटलाइज होगा। फिर बोलता है प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी हैज बीन स्टार्टेड इन 2004। इन 2004 द कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट ऑफ 36,700 हैज बीन रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ 2004। बोलता है ये जो प्रोजेक्ट सी था 2004 के एंड तक हमने जो भी खर्चा किया ना उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं 2004 के एंड पर। Uncertainties now have been resolved in 2005 and further 45,000 cost have been are being incurred। तो ये 45,000 2005 में अब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। मानते हो या नहीं मानते? बोलो तो इसको एक्सेल पे करवा दूं मैं। बोलो तो इसको एक्सेल पे करवा दूं। तुम लोगों की खातिर इसको मैं एक्सेल पे करवा देता हूं। तुम लोगों की खातिर मैं इसको एक्सेल पे करवा देता हूं। क्या बोलते हो, करवा दूं? सर पीपी, R&D, ये मैं तुम लोगों के लिए एक्सेल पे करवा देता हूँ, सिर्फ तुम लोगों की मोहब्बत में एक्सेल पे करवा देता हूँ मैं।
आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? ओपनिंग। मेरे साथ रहेंगे। 1 जनवरी 2005। सही है। ये आ जाएगा एडिशन, ये आ जाएगा डिस्पोजल, कॉस्ट, और ये आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्क्रीन नहीं आ रही? आई एम सॉरी। इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ बच्चों? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन स्लैश अमोटाइजेशन एक्सपेंस, ये होगा क्लोजिंग। सही है। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। अरे बेटा बोलो ना। इस क्वेश्चन की पिक्चर लेके जरा ग्रुप पे तो डाल दो तुम लोग। नहीं ना, प्रोजेक्ट वाइज क्यों कर रहे हो? एक साथ ही कर लो ना। अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रहे हो सर? बेटा तो क्या हुआ? सवाल में पीपी की बात नहीं कर सकता, उसके लिए हराम हो गया है क्या पीपी की? यही तो है। तो बेटा क्या हो गया? अगर वो पीपी की बात कर रहा है तो क्या कोई मसला है क्या? वो पीपी की बात नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल की बात करते हुए पीपी की बात नहीं कर सकते बेटा? बेटा ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट ए से रिलेटेड ये बोलता है 4,12,500, ये आपका। अस्तगफिरुल्लाह उज़ैर बेटा, उस वक्त बेटा तुमने इंटेंजिबल नहीं पढ़ा था ना बेटा। अब इंटेंजिबल पढ़ते वक्त पीपी पढ़ लिया है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ए का ओपनिंग जो है 4,12,500, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। 4,12,500। सही है। अब ये बोलता है, अब ये, अच्छा जी, फिर ये बोलता है प्रोजेक्ट बी के अंदर 56,000 हुआ है। 56,000 तो आपका एक्सपेंस आउट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो है उससे कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अलबत्ता 30,000 की मशीनरी हमने ली है 1 अप्रैल 2005 को। तो इस 30,000 को जो है हम बीपी का हिस्सा बनाएंगे। सही है। 30,000 ओपनिंग में एडिशन कुछ भी नहीं था, और एडिशन में था 30,000। सही है। प्रोजेक्ट सी के अंदर ये बोलता है, प्रोजेक्ट सी में 36,700 जो है वो तो पिछले साल जो है वो एक्सपेंस आउट हो गया। इस साल आपने 45,000 का जो है खर्चा किया है, और आपको ऐसा लगता है कि अनसर्टेनिटीज अब नहीं है, तो ये कैपिटलाइज होगा। 45,000 कहाँ पे कैपिटलाइज होगा? R&D में। कोई डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल कुछ भी नहीं है। तो आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट आ गई एसेट की 30,000 और 4,57,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 1 जनवरी 2005 के ऊपर कुछ भी नहीं है। सही है। अलबत्ता अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो सर ये जो 30,000 है, अच्छा एक सवाल आया है सर, हम पीपी की इंटेंजिबल में कैपिटलाइज नहीं करेंगे? नहीं बेटा नहीं, नहीं, नहीं करेंगे।
डेप्रिसिएशन ये देख लो कैसे निकलेगा। 30,000 डिवाइडेड बाई 5 साल, कब खरीदा था? अप्रैल में। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। सही है, 4,500 का डिप्रिसिएशन है आपका इस साल का। इसी तरीके से अगर मैं R&D की बात करूं, तो R&D में जो है ये 4,12,500, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? सवाल में दिया हुआ है उजैर बेटा, सवाल में दिया हुआ है, ये रहा बेटा। द मशीन इज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। सही है बेटा, सही है। चलो ग्रेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम करेंगे 45,000 के हवाले से कुछ नहीं बोला। 4,12,500 के हवाले से कैसे? 4,12,500 इंटू, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अब नजर आ रही है? 4,12,500 बोलता है 2005 में 1 लाख का बेनिफिट ले लिया, डिवाइडेड बाई 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख। सही है। अब इसको फॉर्मूले की शक्ल में हम डाल देते हैं। सही है। 4,12,500 68,750। सही है। ये कैसे आया ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये किस तरीके से आया है। 68,750। सर आपने 45,000 के ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं किया, उसका तो उसने बताया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हमने चार्ज नहीं किया। सर बुक वैल्यू कैसे आएगी? ये आपके पास आ गया क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब सर आपको पता है नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2005 की कितनी है? सर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,500, और इसकी आ गई 3,78,750। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 2004 की 31 दिसंबर 2004 की बुक वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे? ओपनिंग कॉस्ट को ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। मानते हो या नहीं मानते? इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। आबिदा बोलती है सर मेरा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया है, ऐसा पॉइंट क्लियर करने का हम किसी एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई और एसिड यूज करेंगे तो उसकी डिप्रिसिएशन डिप्रेशन को कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो कहाँ एप्लीकेबल है? अच्छा आबिदा देखो बेटा, बट प्रोजेक्ट ए में मंथ अप्लाई नहीं होगा जी, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा उधर, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा देखो आपदा, दो चीजें एक चीज समझो। वो जो तुमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, वो ये पढ़ा था कि अगर कोई इन्वेंट्री को बनाने के लिए कोई फिक्स एसेट यूज हो रहा है, तो उस फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। सही है। तुमने ये पढ़ा था। अब अभी हम देखो, तुम जो है ना डेबिट साइड की बात कर रही थी, अभी हम बात कर रहे हैं क्रेडिट क्या होगा। तो तुम इस चीज को ऐसे समझो कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेबिट तो चलो कहीं भी हो रहा है, बट उसका क्रेडिट तो पीपी में ही होगा ना, पीपी की वैल्यू तो कम होगी ना, पीपी की वैल्यू तो तुम कम करोगी ना। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यानी मैं ये बोलता हूं कि भाई डेप्रिसिएशन तुमने डेबिट तो करा, क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट तो पीपी करोगे ना, क्योंकि पीपी की वैल्यू कम हो रही है। अब तुम ये बोलती हो कि भाई ये जो सर डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से आपका R&D जो है इसकी कॉस्ट को आप बढ़ाओ,
इस R&D की कॉस्ट को बढ़ाओ, एक मिनट, हेलो, R&D की कॉस्ट को बढ़ाओ। तो यहां ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई R&D के अंदर ये एसिड जो है इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। आइजा हमारे साथ हो? आइजा हमारे साथ हो? अच्छा जी। सो सर जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो, आइजा मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरी भी एक जरा कमिटमेंट भी है। सो ठीक कल है। इंशाल्लाह हम लोग जो है, कल हम लोग इंटेंजिबल्स की आखिरी क्लास होगी। तो कल हम लोग डिस्क्लोजर्स देखेंगे और SIC 32 देखेंगे, ठीक है बच्चों? सर टाइमिंग? टाइमिंग यार मेरे ख्याल से यही रखते हैं, क्या बोलते हो बच्चों? यही रखें? कल संडे दिन की कर लेते हैं। दिन की कर लें? बता दे जैसे सही लगता है बच्चों को। दिन में मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आइजा। चलिए ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो बच्चों, कल इंशाल्लाह हम लोगों की फाइनल क्लास होगी। आइजा इसकी ज़रा मुझे जो है तुम वो भेज देना, जो है डाउनलोड करके। सही है। ठीक है। ठीक है। चलो यार अपना बहुत सारा ख्याल रखो, कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। जज़ाकल्लाह। मैं पहले अनाउंस कर दूंगा, आई मैं पहले अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू।